देखो कल अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वी हैव डिस्कस सेक्शन 379 एंड 380। उससे पहले अपन ने डिस्कस किया था फॉरेन कंपनी क्या होता है। तो फॉरेन कंपनी का मतलब था एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, या कोई एजेंट वगैरह भी अपॉइंट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। फिर उसके बाद अपन ने समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है। उसमें 4-5 तरीके की सर्विसेज कवर कर रखी है और सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। उसके अलावा भी अगर और किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। उसके बाद अपन ने सेक्शन 379 डिस्कस किया था, जिसमें बता रखा था कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनको सेक्शन 380 से लेकर 386 तक 392 और 393 को फॉलो करना पड़ेगा। वो सारी कंपनीज जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आती है, या ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और इंडियन कॉर्पोरेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन और इंडियन कॉर्पोरेट्स। ठीक है। अगर हेल्ड की जा रही है तो ऐसी कंपनी को भी है ना फॉरेन कंपनी की जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्लस उन कंपनीज की कुछ एक्टिविटीज जो वो इंडिया में करते हैं उन्हें ऐसा कंसीडर किया जाएगा जैसे वो किसी इंडियन कंपनी के द्वारा की गई है। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था सेक्शन 380 पढ़ना। सेक्शन 380 बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो कि फॉरेन कंपनी है तो उस फॉरेन कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहली प्रोसीजर क्या होगी कि आप रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे? देयर वाज अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला जो डॉक्यूमेंट था वो क्या था कि आपको चार्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो चार्टर सर्टिफिकेट किसके रूप में हो सकता है? मेमोडम और आर्टिकल्स के रूप में भी हो सकता है, या फिर वो और कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है उससे रिलेटेड। अगर उसकी सॉरी, अगर उसकी कॉपी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको एक इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी फाइल करनी पड़ेगी साथ में। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि आपको जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ ऑफिस है कंपनी का, प्रिंसिपल ऑफिस है कंपनी का जो भी, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था कि आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देनी पड़ेगी, कौन कौन से आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स है, कौन कंपनी सेक्रेटरी है, और अगर डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी के अलावा किसी और नाम से आपके यहाँ पर अपॉइंटेड है तो वो कौन कौन है उसकी आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, उनका नाम, उनका पूरा नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका कोई पुराना नाम है तो उनके ना डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस बताना पड़ेगा, नेशनलिटी बतानी पड़ेगी। अगर नेशनलिटी अलग है और ओरिजिन अलग है उस पर्सन का तो ओरिजिन का नाम भी बताना पड़ेगा, कौन से देश से देश में वो पैदा हुआ था मतलब। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर वगैरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेन नंबर अगर है तो। उसके बाद कोई ऑक्यूपेशन वगैरह है उसका तो वो। बाकी जगह अगर इंडिया में कहीं पर डायरेक्टरशिप ले रखी है तो वो कौन सी कंपनी में ले रखी है, वो उस कंपनी का CIA नंबर, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा इंडिया के अलावा बाहर की जो कंपनीज उनमें अगर कहीं और डायरेक्टरशिप ले रखी है तो उनका नाम बताना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर बताने पड़ेंगे अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो, और बाकी ईमेल आईडी और बतानी पड़ेगी। डन। ये सब डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आपको और क्या बताना है? द नेम एंड एड्रेस और द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। जो भी इंडिया में कंपनी के बिहाफ पर ऑथोराइज्ड लोग हैं जो कि नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी कंपनी के ऊपर सर्व किए जाएंगे उनको रिसीव करेंगे, उनका नाम, अगर एक व्यक्ति है तो एक का नाम, और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति तो सारे व्यक्तियों के नाम। ठीक है। और उनका एड्रेस भी। उसके बाद कंपनी का इंडिया में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ना, या प्रिंसिपल ऑफिस होगा, जो भी आप बोलना चाहो, उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इंडिया में किस किस दिन उसने प्लेस ऑफ बिजनेस खोला था और किस किस दिन बंद किया था, पहले कभी किया हो तो वो सारी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी डायरेक्टर कंपनी का या कोई भी अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में जो कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहा है, वो जो भी कंपनी के फॉर्मेशन या कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनमें कभी भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया गया हो, ये कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। कोई और इन्फॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब कर रखी हो तो ये सब चीजें आपको फाइल करनी पड़ेगी। याद अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, तो अपने पढ़ा था ना, MOA और AO देना पड़ता है, फिर डिक्लेरेशन फाइल करने पड़ते हैं दो दो। ठीक है। ये सब पढ़ा था, याद है? वैसे ही जब अपन इसकी बात करते हैं, किसकी? फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी की क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो ये सब है। ठीक है। फॉरेन कंपनी में एक तो देखो दो तरीके की डिटेल याद रखना, एक तो जो फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर जो उसकी डिटेल्स है वो आएगी, उसके बाद उसके इंडिया में जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो भी उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का इंडिया के अंदर, उन सब की डिटेल्स भी आएगी। सिंपल सी बात है, ये सब डिटेल्स कंपनी की देनी पड़ेगी तभी कंपनी को रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा।
यहां तक कल अपन ने पढ़ा था, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट था फॉर्म्स, प्रोसीजर एंड टाइम फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन सा फॉर्म होगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितना टाइम लगेगा कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने में। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, the above information shall be filed with the registrar within 30 days of the establishment of place of business in India in form FC1। फॉर्म को जितने भी फॉर्म्स है ना उनको हाईलाइट कर लिया करो, अगर मैं नहीं बोलूं टाइम लिमिट को भी हाईलाइट कर लिया करो। 30 days ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कोई भी फॉरेन कंपनी जो है ना जिसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, वो जब इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज करेगी ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे फॉर्म नंबर FC1 में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, along with the prescribed fees and documents required to be furnished as provided under section 380 subsection 1। ये भी अभी अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद the application shall also be supported with an attested copy of approval from RBI under the Foreign Exchange Management Act or regulation and also from the other regulators if any approval is required by such foreign company to stabilize a place of business in India or a declaration from the authorized representative of such foreign company that no such approval is required। अगर आपकी कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी का, तो उनके पास एक अप्रूवल तो पक्का होनी चाहिए आरबीआई की, क्योंकि कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज कर रखी है ना, तो दो करेंसीज तो इन्वॉल्व होगी, या तो वो फॉरेन करेंसी में पैसा लेकर आएगी या वो फॉरेन करेंसी में पैसा लेकर जाएगी। ठीक है, तो फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व हो गई तो उस केस में आपको फेमा एक्ट अप्लाई होता है, और फेमा एक्ट अप्लाई होता है तो आपको आरबीआई से परमिशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर आरबीआई से इसके पास ऑथराइज्ड परमिशन होनी चाहिए, रिटर्न परमिशन होनी चाहिए कि कंपनी यहाँ पर इंडिया में काम कर सकती है, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज कर सकती है। इसके अलावा अगर और कोई रेगुलेटर है जो कंपनी के ऊपर है ना अप्लीकेबल होता है, तो उस रेगुलेटर की भी परमिशन कंपनी के पास होनी चाहिए। अगर किसी और रेगुलेटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो भी इंडिया में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा उस कंपनी का, वो रिटर्न डिक्लेरेशन देगा कि हमें किसी रेगुलेटर की ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। पहला फॉर्म नंबर FC1 इन स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के 30 डेज के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब फीस के साथ आपको क्या फाइल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन आप फाइल करते हो उसके साथ आपके पास आरबीआई का ऑथराइज्ड लेटर भी होना चाहिए कि कंपनी इंडिया में काम कर सकती है, क्योंकि जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस स्टेबलाइज कर रही है तो ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी। सिर्फ इंडियन करेंसी हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे राजस्थान का कोई पर्सन जाकर गुजरात में काम कर रहा है तो उसमें थोड़ी फेमा लगेगा, उसमें जरूरत नहीं है आरबीआई की परमिशन की, क्योंकि उसमें दो करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, आईएनआर ही इन्वॉल्व है राजस्थान में, आईएनआर इन्वॉल्व है गुजरात में। तो जब फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है तो यू हैव टू अप्लाई द फेमा एक्ट, Foreign Exchange Management Act, and in that scenario a company which is stabilizing its place of business in India will need the approval from RBI। और वो अप्रूवल लेटर कि आपको आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है कि आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज कर सकते हो, आप इंडिया में आके काम कर सकते हो, आप फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हो, वो जो परमिशन है ना उसका एक लेटर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कोई रेगुलेटर है तो उसका भी जो अप्रूवल लेटर है वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इन केस अगर और कोई रेगुलेटर नहीं है तो फिर इंडियन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनी के बिहाफ पर है वो ये रिटर्न डिक्लेरेशन देगा कि कंपनी को किसी भी तरीके की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी रेगुलेटर से। ठीक है, आगे चले, क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, ऑफिसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब कहां पर डिलीवर करना है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज registration of foreign companies rules 2014, any document which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over New Delhi। हाईलाइट कर लो इसको, jurisdiction over New Delhi। न्यू दिल्ली जो है ना उसके ऊपर जिस रजिस्ट्रार का पावर ना, जिस रजिस्ट्रार का उसके ऊपर कार्य क्षेत्र है, ठीक है, वर्किंग जो उसके ऊपर जिस है ना रजिस्ट्रार की है, उस रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करने। ठीक है, अगला It shall be accompanied with the prescribed fees। prescribed fees होगी इसके साथ में। आगे if any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith का मतलब होता है तुरंत, immediately। ठीक है ना, give notice of the fact to the registrar and from the date on which such notice is so given the obligation of the company to deliver any document to the registrar shall cease provided that it has no other place of business in India। अगर किसी कंपनी का एक ही place of business in India है
और वो प्लेस ऑफ बिजनेस वो बंद कर रही है इंडिया के अंदर, तो जिस दिन वो बंद करेगी उसके तुरंत बाद वो किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को। जिस दिन रजिस्ट्रार को बताया जाता है और रजिस्ट्रार उसको अपने पास फाइल कर लेता है, उस दिन से कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड था वो फाइल करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, अनलेस कंपनी के और कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस हो तो करना पड़ेगा फॉलो, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे यहां तक समझ में आ गया क्या सारे पॉइंट? कंपनी किस रजिस्ट्रार के पास जितने भी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन है वो फाइल करेगी? रजिस्ट्रार हैविंग जुरिडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जो एरिया है इंडिया के अंदर, पता होगा न्यू दिल्ली एक सिटी है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर जिसका भी जुरिडिक्शन है ना, वो पर्सन क्या करेगा, फॉरेन कंपनीज को रजिस्टर करने का पावर रखेगा। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, अंडर सेक्शन 382 every foreign company existing at the commencement of the Companies Act 2013 which has not delivered to the registrar that document and particulars specified under section 592 of the Companies Act 1956, it shall continue to be subject to the obligation to deliver those documents and particulars in accordance with the Companies Act 1956। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले बनी थी तो उस कंपनी को जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिलीवर करने हैं, जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड पेंडिंग काम है, उसके लिए उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। उसको किस सेक्शन के मुताबिक करना पड़ेगा, वो कंटिन्यू 592 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, पुराने एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था फॉरेन कंपनी के रूप में, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्व करने बाकी है वो आप पुराने प्रोविजन के हिसाब से ही सर्व करो, नए प्रोविजन के हिसाब से सर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जो पॉइंट नंबर 5 दे रखा है ना, ऊपर देखो एक जगह 5 लिख रखा होगा कहीं पर, ये देखो एक जगह 5 लिख रखा है, कहां गया ये, पहले पॉइंट में, थर्ड के फर्स्ट पॉइंट में, और थर्ड के सेकंड पॉइंट में 6 लिख रखा है आगे। इसका 5 और 6 का मतलब देखो क्या है। 5 का मतलब है रूल 8 ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। पांचों पॉइंट जो है वो रूल 8 के मुताबिक है, और जो पॉइंट नंबर 6 है ना वो रूल 12 के मुताबिक है। अपन को ये नहीं बताया कि प्रिस्क्राइब फीस कितनी होगी, लेकिन कहां पर बता रखा है वो प्रिस्क्राइब फीस का मामला रूल 12 में। ठीक है, आगे चले, अगला पॉइंट है फॉर्म प्रोसीजर एंड टाइम विद इन सच डिक्लेरेशन अल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट शेल बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। अगर मान लो कंपनी कोई अल्टरेशन करती है, ठीक है, कोई चेंज करती है, तो कितने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास? सेक्शन 380 सबसेक्शन 3 provides that where any alteration is made or occurs in the documents delivered to the registrar under section 380, the foreign company shall within 30 days of such alteration deliver to the registrar for registration a return containing the particulars of the alteration in the prescribed form. The company registration of foreign companies rules 2014 has prescribed that return containing the particulars of the alteration shall be filed in form number FC2 along with the prescribed fees। सिंपल सी बात है, कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी फाइल किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का अल्टरेशन होता है, जैसे कंपनी ने फाइल किया था कि इंडिया में हमारा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ना वो न्यू दिल्ली है, लेकिन अब कंपनी ने चेंज कर दिया, न्यू दिल्ली की जगह मुंबई को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दिया, या न्यू दिल्ली वाला तो बंद कर दिया और मुंबई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो न्यू दिल्ली वाला बंद किया है, उसका तो 382 के हिसाब से आपको फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने बंद कर दिया है, और जो 383 है ना उसके मुताबिक आपको ये अल्ट्रेशन जो हुआ है कि आपने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में चेंज किया है, उसका अल्ट्रेशन किसको बताना पड़ेगा हैंड टू हैंड, कितने टाइम के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर। जिस दिन आपने अल्ट्रेशन किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म नंबर FC2 में आपको रजिस्ट्रार को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड।
क्लियर, आगे चलते हैं। आदित्य, हाँ भाई, सेक्शन 380 कंप्लीट अपना यहाँ पर, ठीक है। 379 अपन ने कल कंप्लीट कर ही लिया था, 2 सेक्शन अपन कर चुके हैं। 379 तो ये था कि किसके ऊपर फॉरेन कंपनी का जो चैप्टर 11 है वो अप्लीकेबल होगा, और वैसे फॉरेन कंपनी का चैप्टर 11 अपनी बुक का है। वैसे कौन सा चैप्टर है? 22, ये वाला 22 रोमन वाला, चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, याद रखना। अपन चैप्टर 22 पढ़ रहे हैं वैसे देखे जाए तो, चैप्टर नंबर 11 पर कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में मत लिखा ना कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मत लिखना, वो नंबर कट जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैंने एक दिन आपको याद है पहले बताया था कि पहले 10 चैप्टर होते हैं अपनी सिलेबस के अंदर कंपनीज एक्ट के बारे में, जो पहले 10 चैप्टर कंपनीज एक्ट के हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 से लेकर 20 तक सीए फाइनल में कवर कर रखे, और उसमें पहले 4 चैप्टर सिर्फ डायरेक्टर्स के बारे में। याद आया, मैंने कभी बताया था आपको। और फिर बाकी के चैप्टर्स अपने सिलेबस पे नहीं होती सीए के, दोज आर कवर्ड इन सीएस सिलेबस। तो अब ऐसा नहीं है, इंटर के अंदर 10 चैप्टर है, उसके बाद सीधा 22वां चैप्टर है फॉरेन कंपनी वाला, और सीए फाइनल से लॉ को हटा दिया गया है, ठीक है ना। सीए फाइनल में अब लॉ जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्लियर। उसमें 2 सब्जेक्ट कम किए गए, 8 से 6 किए गए, जैसे आपके 8 से 6 किए गए ना, तो इकोनॉमिक्स हटा दी, ईआईएस हटा दी, तो एक सब्जेक्ट पूरा हट गया। वो एडवांस और अकाउंट्स को मिक्सअप करके एक कर दिया, तो एक वैसे कम हो गया। तो वैसे वहां पर किया गया, कुछ सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, तो अब वो नहीं है वहां पर, तो वहां से तो मतलब ही खत्म आपको। यहाँ पर आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विच इज आवर चैप्टर नंबर 11, ठीक है। चलो अब सेक्शन 381 पर आते हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। सेक्शन 381, किसी भी फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या कैसे होगा, वो देखेंगे। एक बार ऑनलाइन क्लास चालू करके देखो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? According to this section, every foreign company shall in every calendar year, यहां क्या लिख रखा है? कैलेंडर ईयर क्या होता है? ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात नहीं कर रहा है, याद रखना, ठीक है ना। Every foreign company shall in every calendar year make out a balance sheet, profit and loss account in such form containing such particulars and including or having attached or annexed to thereto such documents as may be prescribed, and deliver a copy of these documents to the registrar. According to companies registration of foreign companies rules 2014, every foreign company shall prepare financial statement of its Indian business operations in according to the schedule 3 or as near thereto as possible for each financial year, including documents that are required to be delivered required to be next should be in accordance to the chapter 9, that is accounts of the companies. The documents relating to the copies of the latest consolidated financial statement of the parent foreign company as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the applicable laws there. Note, financial year in relation to any company or body corporate means the period ending on 31st March of every year, and where it has been incorporated on or after the first day of January of a period ending 31st day of the March of the following year, in respect whereof financial statement of the company or body corporate is made up. यहाँ तक का पढ़ते हैं। अब देखो, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर की कंपनी है, जिसने इंडिया में फॉरेन कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है, सेक्शन 380 के मुताबिक, उस कंपनी को कैलेंडर ईयर में एक बार, कैलेंडर ईयर का मतलब समझ गए, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के पीरियड के बीच में एक बार, साल कैलेंडर, एक कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बार अपने जो भी अकाउंट्स वगैरह उसने वहां पर मेंटेन किए ना, जो भी बनाए हैं, जो भी प्रिपेयर किए,
उन सब अकाउंट्स को और उनके साथ जो भी एनेक्जर्स वगैरह होते हैं उन सबको किसके पास फाइल करना पड़ेगा, यहाँ के रजिस्ट्रार के पास, न्यू दिल्ली का जो रजिस्ट्रार है ना उसके पास फाइल करना पड़ेगा। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज की है ना उसके अकाउंट्स और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको शेड्यूल 3, जो इंडिया कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है जिसको बाकी कंपनीज भी फॉलो करती है, उसके जितना पास हो उसके या उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग क्या है, ये पीरियड है। अगर कोई कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर इमीडिएट 31 मार्च की जगह फॉलोइंग 31 मार्च पर खत्म होगा। ये सब अपन ने पढ़ा फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, तो वही है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने कहीं पर भी अकाउंट्स बनाए हो, जैसे जर्मनी की कंपनी इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी है, तो जर्मनी की कंपनी तो बोलती है भाई हम तो बनाते ही नहीं, हम तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक के अकाउंट्स बनाते हैं हम तो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं खाली। तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक के बनाते तो हम कहां से लेकर आएंगे अकाउंट्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो उनकी टेंशन है। उन्हें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के इंडियन एक्टिविटीज जो भी की है ना इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस किया है उसके अकाउंट्स उसके मुताबिक बनाकर देने पड़ेंगे। समझ गए क्या? आगे चलते हैं। ये यहां तक हो गया सारा, ये पॉइंट बाकी खाली है किसके अंदर, रुको रुको। एवरी फॉरेन कंपनी शेल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, ये हो गया। डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी, हो गया। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नेक्स्ट होते हैं ना अकाउंट्स इंडिया में जो बनाए इंडियन एक्टिविटीज के हिसाब से, वो किसके हिसाब से होने चाहिए, चैप्टर 9। अपने चैप्टर 9 पढ़ा था ना अकाउंट्स, अपने बुक के अंदर ही चैप्टर नंबर 9 जो पढ़ा था, वो चैप्टर नंबर 9 देखो कंपनीज एक्ट का भी है और अपनी बुक का भी है, इसमें लिख रखा है ना चैप्टर नंबर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी। तो पहले 10 चैप्टर वही है जो कंपनीज एक्ट के हैं और अपनी बुक में सेम है, सीक्वेंस सेम है, लास्ट के चैप्टर की सीक्वेंस अलग है। आगे, the documents relating to the copies of latest consolidated financial statement of the parent foreign company has submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation under the applicable laws thereof। जो भी फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है ना, जो भी फॉरेन कंपनी है, अगर वो किसी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी जो पेरेंट फॉरेन कंपनी है ना उसने जो भी अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए होंगे ना, वो अकाउंट्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी इंडिया में न्यू दिल्ली ऑफिस में फाइल करने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में मान लो एक कंपनी है, फर्स्ट कंपनी इंडिया में जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, इसने इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किए, तो ये क्या इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। इसकी एक पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी का मतलब समझ गए क्या, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है पीक्यूआर लिमिटेड। और इस पीक्यूआर लिमिटेड की एक पेरेंट कंपनी है, मतलब इसकी होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है एक्सवाईजेड लिमिटेड। ये एक्सवाईजेड लिमिटेड जो भी सीएफएस प्रिपेयर करेगी ना, इसकी कॉपी एबीसी लिमिटेड को इंडिया के ऑफिस में फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? जो भी एक्सवाईजेड लिमिटेड मान लो यूके में है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बनाएगी है सीएफएस की स्टेटमेंट, यूके के कानून के मुताबिक बनाएगी ना, इंडिया के कानून के हिसाब से तो बनाएगी नहीं। तो जो भी चाहे यूके के कानून के मुताबिक बनाए हो उसकी कॉपी फाइल करनी है। समझ गए क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? खुद के अकाउंट्स जो भी आपने प्रिपेयर किए थे वो कैलेंडर ईयर में एक बार कभी भी जब भी आपको सबमिट करने कंपलसरी है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पर खत्म होता है तो उसके बाद कर दो। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर मान लो 30 जून पर खत्म होता है तो उसके बाद कर दो। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 30 सितंबर पे खत्म होता है तो उसके बाद कर दो। 31 दिसंबर पे होता है तो उसके बाद कर दो। लेकिन एक कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बार इनके डॉक्यूमेंट्स फाइल होने जरूरी है अलोंग विद अनेक्जर्स। ठीक है, जो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक्टिविटीज की है ना, उन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में की गई एक्टिविटी शेड्यूल 3 के मुताबिक होनी चाहिए और उनको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको बनाकर इंडिया में सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद अनेक्जर्स। अनेक्जर्स किसके मुताबिक होंगे? चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है यहाँ पर, जो वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है वो या कुछ और, वो कंपनी कुछ भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हो उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपको जो भी इंडिया के मामले में आपने बिजनेस एक्टिविटीज करी है ना, उन बिजनेस एक्टिविटीज का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अकाउंट्स प्रिपेयर करा के फाइल करने पड़ेंगे अलोंग विद एनेक्जर्स। ठीक है। तीसरा, आपकी कंपनी की अगर कोई और कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है, तो जो भी आपकी अल्टीमेट पेरेंट होल्डिंग कंपनी है उसने जो भी सीएफएस बनाए अपनी कंट्री के कानूनों के मुताबिक, वो सीएफएस आपको उसकी कॉपी फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? 3 तरीके की रिक्वायरमेंट है। लग रहा तो छोटा सा है लेकिन 3 तरीके की रिक्वायरमेंट है। पहला,
खुद के जो भी अकाउंट्स वगैरह है, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाए हैं, वो साल में जिस भी दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता हो उसके बाद आप फाइल कर दो, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर में एक बार आना चाहिए, हर साल में एक बार कम से कम स्टेटमेंट फाइल होने चाहिए। दूसरा, आपका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी बिजनेस है, जैसे इंडिया के अंदर आप 5 तरीके की एक्टिविटी करते हो, तो उन 5 एक्टिविटीज का आपको अलग से बनाकर देना पड़ेगा सारे डेटा, ठीक है। और वो किसके मुताबिक होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से, जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके हिसाब से। कंपनी फाइनेंशियल ईयर कुछ भी फॉलो करती हो, कंपनी मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसने जो एक्टिविटीज किए ना, वो जितना क्लोज शेड्यूल 3 के हिसाब से उसके उतना क्लोज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। प्लस वो जब आप फाइल करोगे तो डिटेल कैसे फाइल करोगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च की, ठीक है। तीसरा, कंपनी की अगर कोई फॉरेन कंपनी वगैरह है जो उसकी होल्डिंग कंपनी वगैरह है, या कंपनी किसी और की होल्डिंग कंपनी वगैरह है, तो जो भी सीएफएस बनाने पड़ते हैं ना, वो सीएफएस बनाओ और उसकी कॉपी फाइल करो। नोट फाइनेंशियल ईयर हो गया। अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट यूर ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India. The central government may, on application made by the company or the body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period of its financial year, whether or not that period is a year. अब देखो, अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसका फाइनेंशियल ईयर इंडिया के फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती है, अपील करती है कि हमें वही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने दिया जाए हर कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है और वो उसको अप्रूव करती है, तो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर पूरा साल ही नहीं हो। जैसे किसी जगह मान लो फाइनेंशियल ईयर 9 महीने का ही होता है, मान लो किसी कंट्री में। अब इसमें जरूरी नहीं इसने बोल रखा है कि होगा ही किसी कंट्री में 9 महीने का, लेकिन इसने बोल रखा है अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट है। अगला, प्रोवाइडेड फर्दर दैट any application pending before the tribunal has on the date of commencement of the company's amendment ordinance 2018 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provisions applicable to before such commencement। देखो 2018 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस, उसके बाद कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस करने से पहले अगर ट्रिब्यूनल के पास कोई ऑर्डर पेंडिंग था इसके रिगार्डिंग, फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग, तो उसका फैसला फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल किसके प्रावधानों के हिसाब से करेगा, पहले के प्रावधानों के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, मान लो ये ऑर्डिनेंस मान लो 1 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था, मान लो, अभी ऑर्डिनेंस की डेट अपने पास नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया। तो इससे पहले का कोई डिसीजन था, जैसे 30 मार्च 2018, इसकी कोई एप्लीकेशन थी पेंडिंग, किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास। तो ट्रिब्यूनल उसका फैसला किसके मुताबिक करेगी, पुराने वाले कानून के आधार पर। नया ऑर्डिनेंस जब से अप्लाई होगा उसके बाद के जो केसेस फाइल होंगे ना ट्रिब्यूनल के पास, उसका फैसला ट्रिब्यूनल उसके बाद के ऑर्डिनेंस के हिसाब से करेगी, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट foreign company having its place of business in India may not necessarily follow a financial year ending on the 31st day of the March every year, provided it has obtained the requisite approvals from the central government for the same। अभी पढ़ा था अपन ने, अगर 31 मार्च पर इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए कि हमने किसी और डेट पे भी फाइनेंशियल ईयर पूरा कर सकते हैं। 7th पॉइंट लिखा हुआ है था क्या कहीं, हाँ, तो वो रूल 4 है, ठीक है ना, उस और कुछ ही नहीं है, रूल नंबर दे रखा है उसमें। अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है, पहले वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ROK Limited is a company incorporated outside India having a place of business in India. ROK Limited is a subsidiary of HOK Limited holding company registered in Australia and is required to consolidate its accounts with HOK Limited. Accordingly, if HOK Limited is required to follow financial year other than 31st March of every year, ROK can make an application to central government to follow the financial year as per HOK Limited। ठीक है, सिंपल सा है। इंडिया में जो कंपनी काम कर रही है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और कंपनी के सीएफएस के साथ मिलाने पड़ते हैं क्योंकि वो उसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। अब अगर वो कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करनी है तो आरओ की जो इंडिया में फॉरेन कंपनी है वो रिक्वेस्ट कर सकती है इंडिया से, क्या रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें भी उस कंपनी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की इजाजत दी जाए, ठीक है, वो उसको मिल जाएगी।
देगी गवर्नमेंट आराम से। गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहती है कि फॉरेन कंपनी भाग जाए यहाँ से, नहीं चाहती ना। फॉरेन कंपनी के लिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते हो इंडिया में, नहीं चाहते। आपको क्या लगता है इंडिया की विदेश नीति क्या है? डू यू वांट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नॉट? यू वांट, क्योंकि इंडिया वालों से जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, जॉब्स का है, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा अगर आपकी कंट्री के पास सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको कहीं और से लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। The central government is empowered to direct that in case of any foreign company or class of foreign companies, the requirement of clause A given above shall not apply or shall apply to subject to such exceptions and modification has may be specified in the notification in that behalf. जो भी ऊपर बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, ये फॉलो करना पड़ेगा, उन सब से परमिशन क्या मिल सकती है? एग्जेम्पशन, किसी भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंपनीज को, डिपेंड अपॉन द नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, इसके मुताबिक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ फॉरेन कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दी जाए, वो जैसे चाहे वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर सकती है, जैसे चाहे वैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कर सकती है, तो वो एग्जेम्पशन दी जा सकती है। अगला पॉइंट, if any of the specified documents are not in English language, a certified translation thereof in English language shall be annexed। ये तो नॉर्मल है। अगर ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जा रहे हैं, चाहे वो खुद के हो, चाहे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनका बिजनेस हो उनके हो, चाहे आप जो भी बाकी फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज है उनका सीएफएस हो, वो सब अगर मान लो किसके मुताबिक नहीं है? इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक। तो जैसे जर्मनी की कंपनी उसने जर्मन लैंग्वेज में बना रखा है, तो उसको किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा? उसको इंग्लिश में। इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, every foreign company shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him a copy of a list in the prescribed form of all the places of business established by the company in India as at the date with reference to the balance sheet referred to in section 381(1)। जो भी आपने बैलेंस शीट दी है ना ऊपर, उसके साथ साथ इसको एक चीज और बना के देनी पड़ेगी, इंडिया में कहाँ कहाँ उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेबलाइज्ड है उसकी लिस्ट बना कर देते रहो। ये काम है, रिक्वायरमेंट, ये काम है इनका। जैसे आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं, किसके पास फाइल करें? न्यू दिल्ली ऑफिस के ऊपर रजिस्ट्रार के पास, तो उसके साथ हमेशा एक लिस्ट आएगी कि हमारी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ, सॉरी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया यहाँ है। जैसे 5 जगह है उसके, तो 5 जगह का नाम होना चाहिए, एड्रेस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, आगे, according to the company's registration of foreign companies rules 2014, every foreign company shall file with the registrar along with the financial statement in form FC3, FC3 को highlight कर लो, with such fees has provided under the company's registration of office fees and rules 2014, a list of all the places of business established by the foreign company in India has on the date of balance sheet। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट की डेट है उस डेट पर जितने भी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बना रखे हैं ना, वो सारे इसके साथ होने चाहिए। ये बता रखा है ऊपर, जो पॉइंट दिया ना उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रखा है कि कहां से आया ये पॉइंट। ठीक है ना, और किस फॉर्म नंबर में फाइल करना है आपको? वो लिस्ट FC3। क्या आएगा FC3 के अंदर? वापिस से बताओ, वो लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपने बैलेंस शीट की डेट जो आपकी, उस डेट के ऊपर आपके कौन कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वो बताकर दोगे। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट की डेट 30 जून है, 30 जून 2023 का बार फाइल कर रही है अभी कंपनी, मान लो, तो 30 जून 2023 का जो फाइल हुआ है ना फाइनेंस स्टेटमेंट वगैरह कंपनी का इंडिया में, उसके उस दिन इंडिया के अंदर उसकी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस थे उसकी लिस्ट होनी चाहिए। कौन से फॉर्म नंबर में होनी चाहिए? FC3 along with prescribed fees। और ये कौन बताता है? रूल 6 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन रूल्स 2014। रूल 6 कहां से लाए हो? मैं इसके देखो आगे 8वां पॉइंट लिखा है ना, वो 8 लिख रखा है ना छोटा सा, नीचे 8 देखो क्या है, रूल 6 है ये। ठीक है, अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू 9 कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। अभी कौन सा रूल आएगा? 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये कौन सा रूल है? रूल नंबर 8। और ये कौन सा रूल है? रूल नंबर 6। ठीक है, ये कहाँ लिख रखा है? बुक में लिख रखा है, कहीं और से नहीं ला रहे अपन, नीचे लिख रखा है। ठीक है ना, रूल्स, इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट shall forthwith give notice of the fact to the registrar, and as from the date on which notice is given, the obligation of the company to deliver any document to the registrar shall cease if it does not have any other place of business in India। ऊपर भी आई थी ये चीज, सेम चीज यहाँ पर है, ऊपर भी बता रखी है, यहाँ पर भी बता रखी है।
ये यहाँ पर इसलिए बता रहे क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। एनी डॉक्यूमेंट का मतलब सब तरीके के डॉक्यूमेंट आ गए उसमें, ठीक है। फ्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं लिख रखा ना, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला 5वां पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, ए further every foreign company shall along with the financial statement required to be filed with the registrar attach that to the following documents, namely statement of related party transactions, statement of repatriation of profit, repatriation का मतलब समझाऊंगा बेबी, statement of transfer of funds, repatriation का मतलब बताओ, इसको रिपेट्रिएशन बोलते हैं, वैसे रेपिट्रेशन में गलत बोल रहा हूँ, रिपेट्रिएशन इसका क्या मतलब होता है, वापिस लेकर जाना। आपने जो कमाया इंडिया में उसमें से कितना आप लेकर चले गए अपनी कंट्री में। जैसे कंपनी है, उसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस लगाया, उससे उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 40 करोड़ रुपए वो वापस लेकर चली गई, 60 करोड़ रुपए इंडिया में या तो कहीं और इन्वेस्ट कर दिए या उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिए। तो 40 करोड़ रुपए जो लेकर गया ना, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पर, समझ गए। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है जो आपने लगाया था इंडिया में आकर उसमें से कितना आप वापस लेकर चले गए। अब इसमें इंडिया में लगाया था उसका नहीं पूछ रहे, ये किसका पूछ रहे हैं, सिर्फ जो कमाया है उसमें से कितना लेकर चले गए। जैसे इंडिया में 100 करोड़ रुपए आपने आके लगाए और पहले साल आपने 40 करोड़ कमाए, 40 करोड़ में से आप 20 करोड़ तो लेकर चले गए और 20 करोड़ रुपए आपने री इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके इंडिया में 120 करोड़ रुपए लग रहे हैं और बच्चे हुए 20 करोड़ का है आप घर लेकर चले गए। तो ये जो आप अपनी कंट्री से हम इंडिया की कंट्री से अपनी कंट्री में वापस लेकर गए हो, इससे फॉरेन एक्सचेंज पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। 20 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए तो इंडियन करेंसी में, लेकिन लेकर ये कौन सी करेंसी में जाएंगे, फॉरेन करेंसी में, तो फर्क पड़ेगा ना, फॉरेन करेंसी जाएगी इंडिया से, तो फॉरेन रिजर्व्स पे फर्क पड़ता है, जो रुपए की और बाकी करेंसी की जो काउंटर रेट होती है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए बताना जरूरी है कि आप कितना प्रॉफिट का हिस्सा वापस लेकर चले गए इंडिया से, ठीक है। अगला, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड इफ एनी, अगर आपने कोई ट्रांसफर ऑफ फंड किए हैं या इंडिया में डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किए हैं अपनी अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग, तो वो कितना किया है। द अबव स्टेटमेंट शैल इंक्लूड सच अदर पर्टिकुलर्स हैज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014। जो भी ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसमें अगर कंपनीज रजिस्ट्रेशन एंड फॉरेन कंपनीज के मुताबिक और कोई डिटेल भी होनी चाहिए तो वो डिटेल भी मेंशन की जाएगी। 3 डिटेल हो रहेगी, जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह फाइल करोगे ना, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोगे उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दोगे। वो क्या क्या दोगे, ये सब चीजें क्या क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या रहे हैं आपके, आपने कितने प्रॉफिट का हिस्सा वापस लिया है, तीसरा ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। आगे अगला बी वाला पॉइंट, ऑल दिस डॉक्यूमेंट shall be delivered to the registrar within a period of 6 months of the close of financial year of the foreign company to which the documents relate। फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बता रखे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सब बताएं, सबके सब फाइल करने पड़ेंगे, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन or on an application made in writing by the foreign company concerned extend the said period by a period not exceeding 3 months। अगर किसी कारण से खुद को लगता है रजिस्ट्रार को, या अगर फॉरेन कंपनी रिक्वेस्ट करती है रजिस्ट्रार से, तो इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 महीने से। अब मैक्सिमम 3 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है, इसका मतलब नहीं कि सीधा 3 महीने से एक्सटेंड कर दो, हो सकता है कि 15 दिन किया हो सकता है 1 महीने किया हो सकता है 2 महीने किया हो, लेकिन मैक्सिमम रजिस्ट्रार के पास पावर कितना है इसको एक्सटेंड करने का, 3 महीने। अब इसका एक एग्जांपल दे रखा है, मुकेश एंड जॉर्डन LLC is a foreign company and is required to file its financial statement within 6 months of the close of financial year with the registrar on annual basis along with the following additional documents। बाकी सब तो फाइल करना है ही, इसके साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, कब कब हुए उसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रेपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी, ये सारे और फाइल करने साथ में। However, where the central government has exempted or specified different documents for any foreign company or a class of foreign companies, then documents as specified above shall be then documents as specified shall be submitted। मतलब अगर किसी कंपनी के लिए बोल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट
नहीं पड़ेगी। अगर किसी कंपनी के लिए बोल रखा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं करने लेकिन ये डॉक्यूमेंट फाइल करने, अलग डॉक्यूमेंट बता रखे हैं कुछ, तो इन डॉक्यूमेंट की जगह जो अलग डॉक्यूमेंट बता रखे हैं वो फाइल करने पड़ेंगे। बाकी किसी कंपनी के अगर रिलेशन में या किसी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल रखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको ये सारे स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे। आपको क्या क्या फाइल करना पड़ेगा, एक बार इस लास्ट पॉइंट से पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे कैलेंडर ईयर में एक बार। उसके बाद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनकी डिटेल या उनके अकाउंट्स या उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाकर फाइल करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। उसके बाद आपकी अगर कोई फॉरेन सब्सिडरीज है तो उनका मिलाकर आपने जो अपनी उस कंट्री के हिसाब से जहां पर आप रहते हो जो भी सीएफएस बनाया है वो सीएफएस आपको फाइल करना पड़ेगा। 3, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी में फाइल करना पड़ेगा अगर आपने इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी में नहीं बनाए हैं तो। क्लियर, पहले तो ये था। उसके बाद आप जो बैलेंस शीट की जो आपकी डेट होती है आपकी कंपनी की, चाहे वो 31 मार्च हो, चाहे वो 30 जून हो, चाहे वो 31 दिसंबर हो, चाहे वो 30 सितंबर हो, जो भी हो कोई भी डेट हो, उस डेट के ऊपर आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो कि होगी आपके लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो आप फॉर्म नंबर FC3 में आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास अलोंग विद दीज डॉक्यूमेंट्स। प्लस आपको कौन से डॉक्यूमेंट और फाइल करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिपेट्रेटेड प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आप बनाओगे उसके साथ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करोगे। अटैच करने के बाद किसको सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन सा है, न्यू दिल्ली जुरिडिक्शन जिसके पास है वो रजिस्ट्रार होगा। और जिस दिन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये फाइल किए जाएंगे। कोई कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर अपनी कंपनी किसी और फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना चाहती है 31 मार्च के अलावा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर देगी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पर खत्म नहीं होता, हमारा तो इस दिन खत्म होता है और हम ये फॉलो करना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकती है। क्लियर। आगे 6th पॉइंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। According to the company's registration of foreign companies rules 2014, every foreign company shall get its accounts pertaining to the Indian business operations prepared in accordance with the section 381(1) and rules thereunder shall be audited by a practicing chartered accountant in India or a firm or limited liability partnership of practicing chartered accountants। जो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने स्टेटमेंट वगैरह अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए ना, उन सब की आपको ऑडिट करवानी कंपलसरी है, चाहे आपकी कंट्री के मुताबिक आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो। जैसे कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, उसका बाहर भी बिजनेस है, उसका टोटल बिजनेस मान लो 1,000 करोड़ रुपए का है और इंडिया से वो 100 करोड़ का बिजनेस करती है। ठीक है, तो ये बाकी 900 करोड़ का आपको ऑडिट करवाना पड़े या ना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 100 करोड़ का आपको इंडिया के अंदर इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होता है ना, उससे ऑडिट करवानी पड़ेगी। आगे, the provision of chapter 10 that is audit and auditors and the rules made under as far as applicable shall apply mutatis mutatis to the foreign company। वही सेम रूल अप्लाई होंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑडिटर अपॉइंट करने के फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। ठीक है, इंडिविजुअल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 years 5 consecutive years। ऑडिट फर्म और LLP कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म 2 consecutive terms of 5 years। ठीक है, वो जो बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड वो 5 साल होना चाहिए। वो सारी डिटेल जो अपने पढ़ी थी ना चैप्टर नंबर 10 में, वो एग्जिट अप्लाई होगी जब फॉरेन कंपनी अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अगर इस फॉरेन कंपनी को अपने वहां पर भी अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं तो क्या इंडिया के अकाउंट्स अलग से ऑडिट करवाने पड़ेंगे क्या? यस, करवाने पड़ेंगे। कहीं पर भी नहीं लिख रखा ना कि वहां पर करवाती है नहीं करवाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सीधा सा लिख रखा है इंडिया के जो बिजनेस एंड ऑपरेशंस है उसके रिगार्डिंग आपको इंडिया में अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, खत्म बात, डॉट पीरियड, इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा, तो करवाने पड़ेंगे। और जो भी चैप्टर 9 का पॉइंट था ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला, ऑडिटर अपॉइंट करना, ऑडिटर क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कैसे वो रिपोर्ट फाइल करेगा, जैसे फॉरेन कंपनी के जो ट्रांजेक्शन है इंडिया से रिलेटेड उसमें 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, पहले तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी को बताएगा, 45 दिन तक वेट करेगा, 45 दिन में जो भी जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। किसको भेजता है? द सेक्रेटरी को, है ना, याद आया सारे पॉइंट्स। तो सब प्रोसीजर फॉलो करेगा जो ऑडिटर होगा वो।
क्लियर है? चलो इसके आगे अपन पढ़ेंगे कल। सेक्शन 379 अपना हो चुका है, 380 हो चुका है, 381 हो चुका है, 242 हो चुका है, ये सारे अपन पढ़ चुके हैं अब तक। 242 फॉरेन कंपनी के बारे में था, 379 किसके ऊपर अप्लाई होगा ये चैप्टर उसके बारे में था, 380 था कि ना आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने हैं इनकॉर्पोरेशन वगैरह के लिए, ये सब चीजें। 381 था कि अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाए जाएंगे और क्या क्या फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, 382 से अपन कल पढ़ेंगे। क्लियर? चलो कल मिलते हैं, बाय।